अस्सलाम वालेकुम। निदाए किसान टीवी का मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमने हर मौजू पर हर हवाले से एक वीडियो आपको दे रहे हैं और आज जो वीडियो हम दे रहे हैं आपको वो एक इंतहाई अहम मौजू पर है और जो शख्सियत आपको आज अपने ख्यालात से नवाजने जा रही है वो वैसे मीडिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। इस हवाले से उन्होंने हमारी इस बात को आज़ाना पेशकश को कबूल भी किया और रज़ामंदगी का इज़हार भी किया कि मैं फार्मर के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। आज का मौजू है किसान और पानी। पाकिस्तान का भी है, पूरी दुनिया में किसान का ये मौजू है। आज इस मौजू पर जिस शख्सियत ने गुफ्तगू करनी है उनका मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। जुल्फ़िकार अली मित्तल उनका नाम है। वो लाहौर प्रेस क्लब के आजकल एक्टिंग सदर भी हैं और पानी के इश्यूज़ पर, एग्रीकल्चर पर उनकी एक ग्रिप है, एक काम है और एक नाम है। वो आपको इनकी गुफ्तगू से पता लग जाएगा। आपको जब ये सुनेंगे आप यकीन अपनी राय का इज़हार भी कीजिए और इसके बाद आप निदाए किसान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अख्तर साहब वालेकुम अस्सलाम और आपका शुक्रिया और निदाए किसान टीवी का शुक्रिया। आज का एक मौजू है और बड़ा अनोखा मौजू है, लेकिन आपके लिए कोई इतना अनोखा नहीं है कि ज़राअत और किसान। इस हवाले से ज़रा जो आपके तजुर्बात हैं, जो यहाँ पर मसाइल पानी के हवाले हैं, ज़रा तफसील से मेरे नाजरीन को बताइए। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि किसानों की ये आवाज़ है। निदाए किसान मैगज़ीन कई सालों से किसानों की आवाज़ बना हुआ है, तो ये जो आपने टीवी लॉन्च किया ये भी बहुत अच्छा है। तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी नाजरीन। मैं पहले थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ। और तारुफ़ मेरा ये है कि मैं बेसिकली तो एक किसान का बेटा हूँ और दूसरा तारुफ़ मेरा ये है कि मैं बुनियादी तौर पे एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी कई किस्म के होते हैं, लेकिन मैं वो सहाफ़ी हूँ जिसने पाकिस्तान के अंदर ज़राअत पे बहुत काम किया है और उसका सबूत ये है कि मैंने आज टीवी के लिए ज़राअत के शोबे के लिए एक प्रोग्राम किया था। उसका नाम था ज़रखेज़। उसकी 53 एपिसोड या किस्तें मैंने बनाई थी, वो सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स में। एक डॉक्यूमेंट्री जो होती है 20 मिनट 22 मिनट की, उसको बनाने के लिए बड़ा सारा काम करना है मैंने। आप समझिए कि डेरा इस्माइल खान से लेकर बदीन ठट्ठा के केले तक और डेरा इस्माइल की डक्की की खजूर से लेके और फिर बजवात से लेके वहाँ के दरिया चनाब से लेके और इंडस रिवर के आखिरी कोने तक, गुड्डू बराज तक मैंने ये विज़िट किए हुए हैं। और गंदम से लेके कपास और ये जो हरी मिर्च है उससे लेके तो आम तक ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की हैं। तो मैंने तो किसानों के साथ बहुत इंटरेक्शन किया है। देहात में, यानी आप गाँव कहिए तो ये बेजाना होगा, मैं गया हूँ। इसमें बेशुमार किसान तंजीमों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। फ़ारूक साहब से भी हुआ, अहमद मल्ली साहब से, फ़रूक बाजवा साहब से, फाकवाना साहब से, शाह महमूद साहब, कुरैशी साहब से। तो ये सभी लोगों का, खुदा बख्श साहब से जब मैं आया था तो उस वक्त वो ज़िंदा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। फिर उनके बेटे तारक साहब से, तो सभी से बहुत सारा मैं समझता हूँ किसी ना किसी हवाले से इन तमाम लोगों ने किसानों के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर किया है और कुछ ना कुछ किसानों को फ़ायदा भी ज़रूर पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद आजकल और पहले भी रहे हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बड़ा अहम रोल में है। तो किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। उन्होंने पैकेज का भी कहा कि हमने 300 अरब का पैकेज दिया है, लेकिन ये पैकेज अब किसानों को मिलना चाहिए क्योंकि ऐलानात बहुत होते हैं। मुशर्रफ ने भी दिया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी दिया, तो आधा पचाधा मिलता है, फिर वो काम नहीं होता। किसान को जब तक उसका पूरा प्लान के मुताबिक पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो प्रोजेक्ट और प्लान जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी पूरी नहीं होगी। तो जब पूरा अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान की पैदावार नहीं बढ़ेगी, किसान की खुशहाली नहीं आएगी, नारा रह जाएगा, असल बात नहीं होगी। तो ये तो एक बात। एक किस्सा छोटा सा सुन लें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में लग गए DMG, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अफसर। तो मैंने उनसे फ़ोन पे मैंने कहा कि जी मैंने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना है आज टीवी के लिए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ किसानों की इनपुट या मुदाखल के वाले से, तो इनपुट कॉस्ट के वाले से मैंने आपका इंटरव्यू करना है। तो कहना, उसने कहा कि मेरे पास आपने किस लिए आना, मेरे पास कौन सी इनपुट है, ना मेरे पास खाद है, ना पेस्टिसाइड है, ना कोई और चीज़ है। आप उनके पास जाएँ जिनके पास ये हम नाम मैं कर्जे देता हूँ। मैं कहा जनाब सबसे बड़ी इनपुट पानी है और पानी के आप मालिक हैं, आप सेक्रेटरी इरीगेशन पंजाब में। तो मैंने उस हवाले से आपसे बात करनी है कि जो टेल पे किसान को पानी नहीं पहुंच रहा तो ये इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आप पहुंचा रहे। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि जो पानी चोरी हो रहा है, जो बड़े बड़े जागीरदार छोटे किसानों का हक मार रहे हैं, उसको आप क्यों नहीं रोके, उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा रहे।
तो खैर जब उनको मैंने ये बात बताया कि सबसे बड़ा इनपुट किसान के लिए और ज़राअत के लिए पानी है, तो वो बड़े खुश भी हुए, हैरान भी हुए कि यार ये तो आपने बड़ी बात कर दी, आप आ जाए फ़ौरन। तो फिर मैं कैमरा लेके पहुंच गया। फिर आगे और चीज़ है। अच्छा, सवाल मुझसे ये किया गया है कि किसान और पानी, ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम है। किसान की ज़िंदगी और ज़राअत की ज़िंदगी पानी के साथ मुंसलिक है। उससे भी बढ़ के हर इंसान की ज़िंदगी पानी के साथ मुंसलिक है। पानी ना हो इस कायनात में तो सिफर। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि हमने ये सब चीज़ें आपके लिए, पानी जो है वो इसलिए रखा है कि तुम ज़िंदा रह सको। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और किसानों के लिए बड़ी अहम है, और किसानों से हटके दुनिया के तमाम 8 अरब इंसानों के लिए बड़ी अहम है। भला वो कैसे? वो इसलिए कि पानी से आपकी खुराक उगनी है और किसान ने वो खुराक उगाने का वसीला बनना है। तो जब खुराक उगेगी तो इंसान खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे ना। तो 8 अरब इंसानों में से कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मैं किसान का मशकूर नहीं, मैं उसका एहसानमंद नहीं हूँ। होना चाहिए। मैं पहले भी कभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने उसमें ये कहा था कि किसान चाहे पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, ब्राज़ील का हो या अमेरिका का हो या किसी अफ्रीकी मुल्क का हो, वो मुहतरम है, हम उसके एहसानमंद हैं। और इंसानों को छोड़ें, ये जो कायनात के अंदर, ये दुनिया के अंदर ये जो चरिंद परिंद हैं, ये जो रेंगते हुए कीड़े हैं, इनकी खुराक का बंदोबस्त भी दर हकीकत किसान के ज़िम्मे है। वो उसके लिए भी जो है वो किसान काम कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मोहतरम। अच्छा, पानी की जो कहानी पाकिस्तान में है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इसका आगाज़ होता है अप्रैल 1948 से। पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। अप्रैल 1948 में हिंदुस्तान ने माधोपुर बैराज, जो दरिया रावी का बैराज था, जहाँ से ये आप समझिए कि लाहौर के वाघा बॉर्डर और इसके साथ चलने वाली उकाड़ा दीपालपुर तक जो ज़मीन थी, ये 17 लाख एकड़ ज़मीन इससे सराब होती थी माधोपुर बैराज से। और फिर उससे आगे फिरोजपुर बैराज जो हेड इस्लाम पे जाता है और फिर आगे जो है वो निकलता है भावलपुर तक। तो ये वो पानी था 26 मिलियन एकड़ फीट, जिसको 1960 में सदर अयूब खान ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुआहदा सिंध तास के तहत जो है वो इंडिया के हवाले कर, इंडिया ने ले लिया और हमने दे दिया। वो 3 दरिया सतलुज, रावी और ब्यास, जिनका ये 26 मिलियन एकड़ फीट पानी था और 17 लाख एकड़ को सैराब करता था, वो हमने एक मुआहदे के तहत इंडिया को दे दिया। और 3 दरिया चनाब, झेलम और सिंध वो पाकिस्तान को मिल गए इस मुआहदे के तहत। अब इस मुआहदे की हैसियत ये है क्योंकि हम 1948 से डरे हुए थे जब उन्होंने पानी बंद कर दिया था इन नहरों का, तो फिर जंग होने लगी थी। जंग के करीब पहुंचे थे तो उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली गए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए और फिर जाके ये मामला ख़त्म हुआ। ख़त्म क्या हुआ कि तय हुआ कि हम पाकिस्तान जो है उनके ब्राजेस का जो ख़र्चा है, वहाँ का जो स्टाफ है, इरीगेशन वाले हैं, फलां फलां फलां, उनके हम उनको पता नहीं 1 लाख या पता नहीं कितने रुपए जो साल के उनको दिया करेंगे, उनका ख़र्चा हम उठाएंगे तो वो फिर उसका पानी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाके वो पानी बंद हो जाना था क्योंकि उन्होंने एक नहर निकालनी थी जिसका नाम आजकल इंदिरा गांधी कनाल है, जो डेजर्ट ब्रांच हमारी, जिस तरह डेजर्ट ब्रांच हमने बनाई है, उन्होंने इंदिरा गांधी कनाल बनाई है। वो हरी के बिराज से निकलती है और राजस्थान में जो उनका सहरा है, जिस तरह हमारा चोलिस्तान है, तो राजस्थान तक जाती है। तो उन्होंने कहा जी हमने ये नहर निकालनी है, तो हरी के बिराज से निकलेगी तो फिर सतलुज बंद हो ही जाना था। तो फिर ये मुआहदा सिंध तास उन्होंने इस आड़ में किया कि हम ये पानी बंद करेंगे क्योंकि हमें पानी चाहिए, तो इसलिए ये मुआहदा हुआ। ये इसकी हिस्ट्री इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपका मसला क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्टार्ट होता है जब हमने 3 दरिया उनको दे दिए। अब ये अजीबोगरीब और अनोखा मुआहदा है। ये मुआहदा ये है कि आपस का मुआहदा, ये 2 मुल्कों का बायलेटरल एग्रीमेंट है, बाहमी एक एग्रीमेंट है। और बाहमी एग्रीमेंट ये दुनिया की अनोखी मिसाल, ये अनोखी मिसाल है। दुनिया में कभी नहीं, कहीं नहीं ऐसा हुआ कि दरिया के दरिया ही बेच दिए गए हो, यानी दरिया ही पूरा दरिया की शेयरिंग होती, आपस में हिस्सा तकसीम होता है कि ये पीरियड आपका, ये पीरियड हमारा, इतना आपका, इतने MF हमारा। जिस तरह से सिंध अपना झेलम और चनाब की शेयरिंग सूबों के दरमियान हुई हुई, इस तरह से मुल्कों के दरमियान शेयरिंग है। जैसे मिस्र का दरिया नील है, उसकी शेयरिंग हुई हुई है। इस तरह से अफ्रीका में, सूडान में शेयरिंग हुई हुई है, अमेरिका में शेयरिंग हुई हुई है, चाइना के ये नेपाल और इंडिया के दरमियान में शेयरिंग हुई हुई है, बांग्लादेश में और इंडिया में शेयरिंग हुई हुई है। बिके हुए दरिया नहीं, शेयरिंग है, शेयरिंग है। तो ये अनोखा वाक़या हो गया 1960 में सदर अयूब से और नेहरू के हाथ से जो दस्तखत हुए मुआहदा सिंध तास में। अच्छा, अब इस मुआहदे के चलते चलाते आगे इंडस बेसिन रिप्लेसमेंट प्लान बना।
इंडस बेसिन रिप्लेसमेंट प्लान बना, उसका मतलब ये था कि जो हमारे मगरबी दरिया हैं झेलम, चनाब और सिंध, इसका पानी जो हमारा लूज हुआ है सतलुज रावी ब्यास का, तो नहरें लिंक नहरें बनाई जाएंगी। और 11-12 लिंक नहरें हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 11 होंगी या 12 होंगी लिंक नहरें होंगी, जो उधर का पानी से ट्रांसफर करके ये जो बंजर हुआ है 17 लाख एकड़, उस वक्त 17 लाख था, अब तो बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बंजर हुआ है इसको फिर सराब करेंगे। अब इसका मुआहदे का गारंटर बना वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक जिसे कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया को कि इसके पैसे दो, ये जो सारे स्ट्रक्चर बनने हैं, ये बराज बनने, ये लिंक नहरें बनने, इनका खर्चा डालो। तो फिर उन्होंने तकरीबन, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो कोई 6 से 8 करोड़ रुपया दिया। यानी आपने 8 करोड़ रुपए में क्या क्या किया? 8 करोड़ रुपए में आजकल 8 करोड़ की कोठी आती है 10 मरले की अच्छी जगह पे। तो क्या किया आपने? आपने 3 दरिया बेच दिए, आपने सतलुज बेच दिया, आपने ब्यास बेच दिया, आपने रावी बेच दिया। अच्छा, अब एक वाक़या और उससे भी पहले, ये सैयद अफजल हैदर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, एडवोकेट हैं। सैयद अफजल हैदर वो हैं जिन्होंने बाउंड्री कमीशन की जो कार्रवाई के इजलास थे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सरहदी तनाज़े को तय किया जा रहा, तकसीम हो रही थी, तो वो उस वक्त उनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान के वकील थे, शाह साहब। तो शाह साहब के साथ वो, ये पाकपतन के रहने वाले हैं, तो ये अफजल हैदर साहब ये 3 दिन पहले यहाँ प्रेस क्लब में हमारे एक सेमिनार में जो हमने करवाया था उसमें आए थे, तो उन्होंने ये बात बताई, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रेड गल्फ ने और अपना उनकी जो टीम थी, उन्होंने 2 जो बराज थे, माधोपुर बराज जो रावी पे था, और सतलुज पे जो फिरोजपुर बराज है जो गंडा सिंह वाला के बिल्कुल 500 मीटर ऊपर है, ये 500 मीटर के ऊपर और नीचे फिर पाकिस्तान है, 500 मीटर का फासला सिर्फ, आधे किलोमीटर का। तो ये दोनों बराज हिंदुस्तान की बाउंड्री में डाल दी। यानी 500 मीटर अगर इधर होता तो बराज हमारा था, और 500 मीटर अंदर गया तो वो इंडिया का चला गया। तो ये हमारे साथ ज्यादती हुई। गुरदासपुर वाली और ये वाली दोनों बराज इनके हमारे जो हैं वो इंडिया को दे दिए, और इनसे जो नहरें निकलती थी फिर उसी बेस पे, अब ये 1947 में वारदात हुई और उसका नतीजा निकला 1960 में वादा सिंध ताश के वक्त, जब ये दोनों बराज ने क्लेम कर दिए कि हमने इन दरियाओं से अपनी नहरें निकालनी है और अपने जंगल बियाबान राजस्थान जो रेगिस्तान को हमने बात करना है, तो हम तो ये नहर निकाल लेंगे, इसलिए ये आप हमें दे दें, वरना फिर हम ये ज़बरदस्ती करेंगे या फिर हम इस पर लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई से बचने के लिए अयूब खान ने बकौल लोगों के ये मुआहदा किया। अब ये मुआहदा हो गया, पाकिस्तान का पानी चला गया, अब आगे पाकिस्तान के सूबे आ गए। पाकिस्तान के सूबों के दरमियान में शेयरिंग शुरू हो गई। शेयरिंग पे लड़ाई, कभी सिंध पंजाब पे, पंजाब सिंध पे, बलूचिस्तान सिंध पे, केपी फिर सिंध पे, ये लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका मैंने पहले जिक्र भी किया, ये उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर ख़जाना थे। तो 1991 में मुआहदा तकसीम आब, जिसे उर्दू में कहते हैं, उसको अंग्रेज़ी में वाटर अकॉर्ड 91 कहते हैं, तो ये मुआहदा तकसीम आब हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब की तरफ से उस मुआहदे पे दस्तखत किए, और मेरा ख़्याल नवाज शरीफ शायद थे वज़ीर आला पंजाब उस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त वो सारी नहीं, नवाज शरीफ ने शायद गुलाम हैदर वाई थी, गुलाम हैदर वाई साहब थे वज़ीर आला पंजाब, तो उन्होंने दस्तखत किए। अब ये सारी चीज़ें चलते चलाते मुआहदा 91 के तहत ये पाकिस्तान में आबादी तकसीम होती है, शेयर जो है वो तय हैं, और इंडस्ट्री रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा जो इसको रेगुलेट करती है, और वापडा और दीगर इरीगेशन डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करते हैं। अब ये पानी तकसीम हो गया। अब साथ ही बात ये है कि किसान जो है ना, वो ये कहता है कि मुझे आप इनपुट दें, मैं आपको रिज़ल्ट देता हूँ। अब ये जो इनपुट और रिज़ल्ट से इसके अंदर जाके ये तकसीम आप जो है वो आपको पता है कि डैम नहीं बने, हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। कभी कोई कहता है, पिछली गवर्नमेंट ने अपने पहले टेन्योर में कहा कि हम बनाएंगे, यानी अपने टेन्योर के फर्स्ट हाफ में ये कहा कि हम बनाएंगे भाषा डैम, और फिर आखिरी बजट में उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो दासू और बूंजी बनाएंगे। अब वो दासू के पीछे वो जो 4 साल पहले उनके उस पहले डैम पे काम हुआ था वहीं रोका, अब इस तरफ चल पड़ी। अब वो दासू भी उधर ही पड़ा हुआ है। ये जो नई गवर्नमेंट आई इसको तो अभी खैर पता ही नहीं करना क्या। तो ये एक अलमिया हुआ है पाकिस्तान के साथ के, पीछे डैम में पानी नहीं होता, और अब फ्लडिंग हुई है। तो आप देखें कि हमारा ये सतलुज वाला फ्लड जो है, इसने कसूर से लेके पाकपतन तक सारा कुरान मचाया, और फिर सिंध में जाके जब ये सारे दरिया और सिंध मिल के गए आगे, तो
तो वहाँ सिंध में भी जो है वो सैलाब आया। और आज से अब आप देखें अलमिया देखें कि आज से 15-20 दिन पहले वो सैलाब का रोना रो रहे थे, और आज उनकी जो है वो जो पलेजो का बेटा है अयाज, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मीटिंग हुई है उनकी कल कि जनाब ये भी सूखा है, वो भी ज़रा सांगड़ भी सूखा है, फलां भी सूखा है फलां। अब वो खुश्क साली का रोना रो रहे। तो भाई खुश्क साली का रोना रोने से पहले ये देखो कि आपने इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसके इंतज़ामात के लिए कुछ किया है? आपने नहीं किया। आपने बगैर सोचे समझे कालाबाग डैम की मुखालफत शुरू कर रखी है। आप कॉम्प्रेस तंजीमें हैं, आप कह चुकी हैं कि कालाबाग सिंध को वीरान कर रहे हैं। ये कालाबाग सिंध को वीरान नहीं कर सकता था। अगर आज कालाबाग में पानी सैलाब का स्टोर हुआ होता तो सांगड़ खुश्क साली का शिकार ना होता, आपको पानी मिल रहा होता। मैं माजरत चाहता हूँ सिंध के किसानों से कि अगर वो उसको आप दिलदारी समझे तो ये दिलदारी नहीं, ये हकीकत है। मैं आपको एक दो बंदे कोट कर दूँ। मुश्ताक सांगी साहब थे, GM सेंट्रल वापडा वाटर लड़काना के रहने वाले, रिटायर्ड हो गए हैं, अपने घर में होते हैं, किसानों अपने अब किसान है, अपनी जो है वो काश्तकारी करते हैं। इस तरह हलीम जुनेजो थे जिन्होंने ग्रेटर थल केनाल बनाई थी, जो उसके उस वक्त एक सिंध। इन दोनों अफसरों को मैं मिला था, सिंध के थे। मैंने कहा यार भाई आप अल्लाह को हज़र नाज़र जान के बताएं, कालाबाग डैम सिंध से दुश्मनी है या दोस्ती है? मैं आपको अपना तारुफ करा दूँ। देखिए मैं बेसिकली तो मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो ईस्ट पंजाब से है, और मेरी वालदा स्टेट पटियाला से हैं, मेरी दूसरी वालदा अमृतसर से थी। तो लेकिन हम माइग्रेटी 47 वाले नहीं हैं, हम माइग्रेटी हैं वो जिन्होंने फैसलाबाद बसाया था 1908 में। तो हम 908 वाले हैं। हम जो है वो आप समझिए कि ये कसीटपुरा के हमारा मौज़ा था, और माना वाला के करीब वो गांव में। इस वक्त तो वो ज़िला जो है वो ननकाना साहब लगता है, उस वक्त ज़िला फैसलाबाद लगता है। तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मेरे सिंध में बेशुमार सटर रिश्तेदार हैं, बेशुमार हमारी फैमिली जो है वो सिंध में भी है। और सिंध में जो हमारी फैमिली है, मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं बचपन में नवाब शाह में गोट संता सिंह में मेरा बचपन गुजरा है। मैं हर छुट्टियों में 3 महीने वहीं होता था। तो इसलिए सिंधी किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ। मतलब मुझसे ये ना समझिएगा कि पंजाबी होने के नाते मैं तनकीद कर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। मैं अपने सिंधी इंजीनियर्स का कोट कर रहा हूँ जिनका मैंने अभी नाम लिया है। आप उनसे पूछ लीजिएगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अब तो रिटायर्ड है, सिंध में ही रहते। राग़ब अली शाह से पूछ लीजिएगा, चेयरमैन वापडा रहे, वो आपके भाई हैं, सिंधी हैं, उधर हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है। अब बात दरअसल ये है कि डैम बनाना पड़ा। जब तक डैम नहीं बनेगा, कालाबाग बन जाए, बोंजी बन जाए, दासू बन जाए, सिंध रिवर पे डैम नहीं बनेगा तो ये मसला हल नहीं होगा। वरना फिर आप जो है पंपेज वो करते रहे। 38 मिलियन एकड़ फीट, तकरीबन 40 लगा लें, 40 MAF वाटर आप पंप करते हैं ज़मीन के अंदर से ट्यूबवेल पे। और आज से 10 साल पहले इसकी कास्ट 40 अरब रुपए थी। अब इसको डबल कर लें, यानी 80 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं नाजायज़ तौर पे अपनी जेब से, ये डैम ना बना। अगर ये डैम होता तो इरिगेशन आपके घर तक पहुंची होती, आपको ज़रूरत नहीं थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन डैमों का, जहाँ पे ये बननी है ना, वहाँ का दौरा करें, दरिया के साथ साथ विज़िट करें। मैं लाहौर प्रेस क्लब का आज एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हूँ। हम लाहौर प्रेस क्लब आपको फैसिलिटेट करेगा। आप वहाँ हमारे साफ़ी भाइयों को भी लाइए, आप किसानों का वफद बनाइए, आप निदाए किसान को साथ में लाइए और हमारे पास आइए। हम ये इंतज़ाम करेंगे कि आपको ग्राउंड रियलिटी, ये ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाएं। आप अगर फैसला करेंगे कि ये बन जाना चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं है, तो फिर बना लें। अगर आप समझें कि वाकई नुकसान है तो फिर ना बनाएं। ये जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं कई, मतलब अमीन फ़हीम साहब मेरे बहुत अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। और कमर ज़मान शाह साहब के, जो कमर ज़मान शाह साहब हैं, जो नवीद कमर के बारे साहब हैं, उनसे मेरी बड़ी थी। वो सिंध एग्रीकल्चर चैम्बर के सदर थे। तो मैं उनके साथ इसमें रहा हूँ राब्ते में। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी, इज़्ज़त भी, किसान थे ना भी, किसान की इज़्ज़त मेरे पे फ़र्ज़ है। फूड सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार जो हुए, तो आप भी मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप विज़िट कीजिए उन साइट्स को जहाँ डैम बननी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कोई नुकसान नहीं। फिर आप ब्रीफिंग लीजिए कि आप, अच्छा इसमें ब्रीफिंग में क्या करें, आप आजकल भी जो वापडा के सिंधी इंजीनियर्स हैं उनको साथ लीजिए, उनको कि तुम ब्रीफ करो, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारे घर जला देंगे, हम ये कह देंगे, लिख देंगे। तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं, सभी देखें, पाकिस्तान के लिए देखें, किसान के लिए देखें। आपको फ़ायदा नज़र आए तो कर लें, अगर नुकसान नज़र आए तो ना करें, लेकिन एक बार आएँ
सुनी सुनाई बातें अगर आप लड़काना की किसी गोठ में बैठ के सुनी सुनाई बात के ऊपर नारा बुलंद करते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। आप ये सुनी सुनाई और सियासी बातों से हट के ज़मीनी हक़ाइक़ किसान के साथ मिलके, यानी फ़ारूक न्यू के साथ मिलके आप आइए। यहाँ देखिए क्या, अगर आप मिलके ये फैसला कर लेंगे कि ये डैम पहले कालाबाग बनना चाहिए क्योंकि हंगामी हालात है, और इमरान खान को आप मजबूर करें कि वो पहले ये बनाए बजाय कि वो यूटोपिया या ख्वाबो ख्याल की दुनिया के जो 2 डैम है दासू और बूंदी उनके पीछे भागने की बजाय इसके ऊपर आए, तो मैं समझता हूँ कि आप सब किसानों का मसला हल होगा। और मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब आप ज़्यादा खुराक उगाएंगे तो खुराक सस्ती होगी। जो थर के पंजाब के कहते हैं जी बड़ी खुराक उगती भाई उगती है दस्तरस में नहीं है। अब लाहौर में आटा 50 रुपये किलो, अच्छा आटा जो 50 रुपये किलो, और जो आम आटा वो 40 रुपये किलोग्राम का आटा बिक रहा है। आप सोचते होंगे हम तो यार गंदम इस रेट पे देते हैं, ये 40 रुपये का चक्कर है। ये चक्कर इसलिए है कि ये सब घन चक्कर है, इन्होंने अवाम को घन चक्कर बनाया हुआ। ये इस गेम को उलटने के लिए आप ज़्यादा खुराक उगाएंगे, आपको सस्ता पड़ेगा। जब पानी आपको पंप नहीं करना पड़ेगा तो कम से कम आपका 7, 8, 10 हज़ार रुपये बचेगा ना फी एकड़, तो वो 10 हज़ार जो आपका बचेगा वो आपकी जेब में जाएगा। अगर आपने इसी रेट पे गंदम बेची और अगर आपने अगर अवाम का ख्याल किया तो उसमें से 5 हज़ार आप इनको दे देंगे अवाम को, तो उनके आटे की कीमत 10 रुपये किलोग्राम सस्ती हो जाएगी। तो ये वो रास्ता है जिसमें पाकिस्तान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, अवाम मजबूत होंगे, जमहूरियत मजबूत होगी और हम सब मजबूत होंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं लंबा आपसे बात गुफ्तगू बहुत लंबी कर ली, लेकिन अब जो है वो इसको मज़ीद भी बहुत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अहम बातें थी, जो पैगाम थे वो मैंने आपको दे दिए और यही निचोड़ था जो आपको मैंने निकाल कर रख दिया। तो मेरी तरफ से एक ही नारा है कि किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सीने में है अंधेरा, दिल है सियाह खाना, सीने